चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा, देखो ये पढ़ा था कल। कल मैं आपको सिखा रहा था वेरिएबल वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी कैसे हमको वैलेंसी बनाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो मैंने बहुत सारे कल और बताए थे, तो उसी के आगे बात करेंगे। देखो ये वाला कल का जरा एक बारी आप देख लीजिए। मैं कह रहा था कि जैसे एटम है, एटम के अंदर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन जब बनाते हैं हम, तो कॉन्फ़िगरेशन बनाने में ये जैसे बेरिलियम है, ग्राउंड स्टेट में उसके पास देखो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, और जब वो एक्साइटेड हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया, जंप करके यहाँ आ जाता है इधर। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन दो हो जाते हैं, कोवैलेंसी इसकी दो हो जाती है। जैसे कि हम ये बता रहे थे कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट, इनके पास कोई सुटेबल एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ये लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, ये लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे, और ये लोग मैक्सिमम 4 वैलेंसी ही शो कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, तो अब लेकिन जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं या उनसे ज्यादा हायर पीरियड के एलिमेंट हैं, उनके पास क्या होते हैं, सुटेबल एनर्जी के डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी वैलेंसी को इंक्रीज भी कर सकते हैं। यही चीज मुझे आज आपको आगे एग्जाम्पल से समझानी है। कल मैंने सिलिकॉन तक बता दिया था आपको, आज कुछ मैं और एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको क्लियर समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, देखो तो कैसे होगा समझिए जरा। हम बात करें जैसे, इसी को हम कहते हैं ना वेरिएबल वैलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था, गिवन बाय सिजविक ने। ये कॉन्सेप्ट हमारा सिजविक ने दिया था। तो क्या कहते हैं कि जिन एटम के अंदर एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ऑफ जो थर्ड पीरियड के हैं, ऑफ थर्ड पीरियड और हायर पीरियड, या उससे बड़े फोर्थ फिफ्थ पीरियड के, थर्ड या हायर पीरियड के एलिमेंट्स, ये क्या कर सकते हैं, इनके अंदर क्या होता है, दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। कौन से स्पेशली इनमें होते हैं, यूजुअली कौन से हम बात करें, डी ऑर्बिटल्स। दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, इनके अंदर स्पेशली डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। कौन सी एनर्जी, ऑफ सुटेबल एनर्जी के, ऑफ सुटेबल एनर्जी। हेंस इसलिए ये क्या कर सकते हैं, दे कैन हैव more than 8 electrons, more than 8 electrons, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है वो अपनी वैलेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज दे कैन इंक्रीज देयर वैलेंसी। ठीक, तो जरा देखो कैसे करते हैं, बस वही समझना है आज। एग्जाम्पल इसका समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल हेलोजन से समझाता हूँ किसी। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्लोरीन एक हेलोजन है, देखो यहां समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन का आप देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या, 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन तक तो नियॉन हो जाते हैं, ऐसे लिख दो शॉर्टकट। उसके बाद क्या है, 3s में 2, 10 और 2 12, और फिर 3p में 5,
हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा S2p5 ही होता है। और आगे इसके पास देखो 3d ऑर्बिटल है, वो कैसा है, अभी खाली है। तो अब जरा देखो बनाएंगे, ये क्लोरीन का ग्राउंड स्टेट हम बना रहे हैं, GS माने ग्राउंड स्टेट, नियॉन तो है ही है। 3s ये हो गया, 3p में 3 ऑर्बिटल हो गए, ये आ गए हमारे, और 3d में हमारे ये ऑर्बिटल आ गए। तो देखो अभी तो सिस्टम हमारे पास ऐसा है, p में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऐसे है ये। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने n से डिनोट किया था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने इस समय 1 है, इसलिए देखो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 1। एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो जैसे देखो आपका HCl है, क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, देखो है ना, ये 7 और हाइड्रोजन का 1, तो दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। और इस तरीके से कोवैलेंसी देखो क्लोरीन की कितनी हो गई, 1, और ये 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के बचे, तो लोन पेयर्स कितने हो गए, 3, ठीक। और कोवैलेंसी कितनी हो गई क्लोरीन की, 1, एक बॉन्ड बनाया। ये तो इसकी नॉर्मल स्टेट। अब क्लोरीन को क्या कर दो तुम, एक्साइटेड स्टेट में दिखा दो। नियॉन को अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, वो तो अंडरस्टूड है ही। अब P का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के आप कहा ले जाओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके D में ले जाइए, यहां आ गया। तो अब देखो नाउ यहां पर कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, इसलिए ये कोवैलेंसी 3 तक शो कर सकता है। तो अब देखो कोवैलेंसी ये 3 भी शो कर सकता है। 3 शो करने का मतलब 3 बॉन्ड बना लेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे ClH3, तो क्लोरीन के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन के पास कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 इसको कौन मिल गई, फ्लोरीन मिल गई। चारों तरफ से क्लोरीन को मिल गई कौन, फ्लोरीन। ये फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई वो तो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक चाहता है। ऐसे क्लोरीन क्या था, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एक चाहता था, लेकिन जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और सुटेबल एनर्जी के D है, तो ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। देखो ये फ्लोरीन ने तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, 8 हो गए, इस फ्लोरीन ने भी एक की शेयर करी, 8 हो गए, इसने भी एक का शेयरिंग करा, इसके भी 8 हो गए। लेकिन क्लोरीन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर ली। इसका मतलब 7 थे, 3 ये फ्लोरीन के भी हो गए। तो अब यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल क्लोरीन पे कितने हो गए भाई, टोटल क्लोरीन पे अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो 10 हो गए। टोटल क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। ध्यान से देखो, एक वर्ड हम बार बार लिखेंगे, TVE, पहले भी बता चुका हूं मैं, इसको कह रहे हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, किसमें, इन HCl में, कितने हो गए, 7 तो थे ही, एक क्लोरीन से शेयरिंग करी, 8 हो गए। और यहाँ पे अगर हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऑन क्लोरीन इन ClF3 में, तो कितने हो गए, देखो 7 थे और 3 तरफ फ्लोरीन से शेयरिंग कर ली, तो कितने हो गए, 10 हो गए। तो देखो ये क्या हो गए, मोर देन ऑक्टेट, तो ये 8 से ज्यादा भी रख सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोर देन ऑक्टेट, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से 3 वैलेंसी, और भी बहुत सारे कंपाउंड में तो एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो ये क्लोरीन ने अभी अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब देखना नेक्स्ट, अभी क्लोरीन के पास क्या है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है P में, तो अब क्लोरीन फिर से एक्साइट होगा, तो उसे अब हम कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन। तब क्या होगा, देखो 3s तो वैसे ही रहेगा, 3p, और ये हमारे 3d। तो यहां पर से एक और इलेक्ट्रॉन उठा लो, एक तो था ही एक्साइट हो चुका, तो एक और ले आओ, तो ये है ना, 3s 3p 3d। तो अभी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो देखना, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, नाउ 5 है, तो इसलिए कोवैलेंसी इसकी 5 हो सकती है। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो सकती है।
तो एग्जाम्पल देखो कोवेलेंसी 5 का, जैसे ClF5। अब क्लोरीन के पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 5 फ्लोरीन आ गई इसके पास, 1 2 3 4 और 5। हर फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही सब तरफ ये। तो अब देखो फ्लोरीन ने तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, उसने तो अपने 8 पूरे कर लिए, ऑक्टेट पूरा कर लिया। लो भाई, सारे फ्लोरीन के ऑक्टेट क्या हो गए? पूरे हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। लेकिन क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग से? 5 उसके पास थे, और 5 इधर और उसने शेयर कर लिए, 7 थे सॉरी, और 5 और शेयर कर लिए, ये हो गए। देखो ये, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? Cl, और 2 तो ये बचे जिसको हम लोन पेयर कह रहे हैं, और 5 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन ने, है। इसने क्लोरीन ने फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना लिए। तो 5 को वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ऑन क्लोरीन? तो भाई 7 थे, 5 की शेयरिंग कर ली, तो कितने हो गए? 12 हो गए। यहाँ पे 7 थे, 5 की शेयरिंग कर ली, 12 हो गए। इसका मतलब 8 से क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अभी देखो एस में भी इलेक्ट्रॉन है, और ये तीनों, ये भी थर्ड शेल का है, ये भी थर्ड शेल का है, ये भी थर्ड शेल का है। तो एक ही शेल में एक्साइट किया जा सकता है। तो इसीलिए अब देखो क्लोरीन एक बार फिर एक्साइट होगी, और यहाँ क्या इसे कहेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अब क्लोरीन थर्ड टाइम एक्साइट करा दो, माने अब एस वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट करके इधर ले आओ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे? अब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो नाउ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे। इसलिए क्लोरीन कितनी भी वैलेंसी बना सकता है, कोवैलेंसी 7 तक शो कर सकता है ना। तो 7 वाला एग्जाम्पल देखना चाहो तो इसका होता है HClO4। कल इसका हाइब्रिडाइजेशन बताया था ना। अब सीधा स्ट्रक्चर बनाए दे रहे हैं, ये लुईस स्ट्रक्चर डॉट वाली नहीं दिखा रहे हैं। तो समझ गए, देखो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, है ना, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इधर OH। तो देखो क्लोरीन के चारों तरफ कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन कितने हो गए? 7 थे, 7 से शेयरिंग कर लेगा 14। तो ये भी क्या है? ऑक्टेट से ज्यादा, मोर देन ऑक्टेट है। स्ट्रक्चर दिखाना चाहो तो स्ट्रक्चर भी चलो बना देता हूं, देखो समझो। जैसे ये है क्लोरीन के 7, 1 2 3 4, 3 4 हो गए ये, ठीक, 5 6 और ये 7। इधर आ गए इसके पास कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने? 1 6 होते हैं ये, ठीक। इधर ये ऑक्सीजन आ गया, इसके पास भी 6। देखो एग्जाम में कभी कभी लोन पेयर्स का नंबर भी पूछता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? एक और ये क्लोरीन के 2, ये ऑक्सीजन आ गई, ये इसके 1 2, इधर एक ऑक्सीजन आ गई, उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो, 5 इधर और एक इधर दिखा दो, 6। और ये देखो हाइड्रोजन इधर दिखा दो। हाइड्रोजन के पास तो एक होता है, तो हाइड्रोजन ने तो एक शेयरिंग कर ली, इसके तो 2 ही पूरे होने, तो डबलेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन ने क्या किया? इधर 2 इलेक्ट्रॉन की तो इधर शेयरिंग करी क्लोरीन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन की इस वाले ने शेयरिंग करी, 2 की इसने, इनके तो 8 पूरे हो गए। और इधर इस ऑक्सीजन ने क्या किया? देखो इधर हाइड्रोजन से एक शेयरिंग करी, और इधर एक क्लोरीन से, तो 6 थे, एक एक दोनों तरफ से आ गए, 8 हो गए। क्लोरीन के पास कितने हो गए? क्लोरीन के पास देखो सिस्टम हमारा ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन छूट गए। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो है, यहाँ देखो
ये हो गया। तो अब इसे अच्छे समझ गए होगे तो आ गया होगा एक बार। तो समझ में आ गया होगा ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है तीन तरफ, तो इसलिए दो दो डबल बॉन्ड बना दिए हैं इधर, है तीन, और एक इधर सिंगल और एक इसका बॉन्ड। तो इस तरीके से देखो हमारा एटम के पास अगर खाली वैकेंट ऑर्बिटल है, और जनरली वो डी ही होते हैं, कहीं कहीं पी भी हो सकता है, तो वो अपने वैलेंसी को बढ़ा सकता है। तो इसलिए क्लोरीन की पॉसिबल वैलेंसीज, पॉसिबल को वैलेंसीज कितनी हो गई? 1 तो उसकी नॉर्मल है ही, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। तो क्लोरीन 7 तक, और जब ऐसा करेगा तो मैक्सिमम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसके 14 तक होगा, यानी ऑक्टेट से ज्यादा, तो 8 से ज्यादा भी कर सकता है। अब सेम ऐसे ही ये होमवर्क है आपके लिए, आपको सेम ऐसे ही बनाना है फॉर सल्फर के लिए। इसके भी बना के देखना कितने बनेंगे कितने नहीं, कितनी वैलेंस स्टेट तक आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया होना चाहिए कैसे। अब जरा यहीं पे देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करेंगे, ठीक। अब देखो फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को यहाँ पे फिर से बात करेंगे। देखो जरा देखो, दो चीजें होती हैं तो आप जानते हैं, एक होता है लुईस एसिड और एक होते हैं लुईस बेस। लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ठीक। और लुईस एसिड और लुईस बेस जब मिल जाते हैं तो इन दोनों के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। ये दोनों क्या करते हैं, देखो जैसे ए है और बी है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो लुईस बेस ऐसे कह सकते हो, जनरली लोन पेयर डोनर होते हैं यूजुअली, है ना। तो जैसे मान लो इस पे लोन पेयर है ये, है ना, इस पे लोन पेयर होगा, और इस पे इसको लेना है, तो इसके पास क्या होगा, मस्ट हैव कोई खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। लुईस बेस का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन देना, और लुईस एसिड का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक। तो देने वाले के पास लोन पेयर होना चाहिए, और लेने वाले के पास, लुईस एसिड के पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए उसको लेने के लिए, रखने के लिए। तो जैसे मान लो ये लुईस बेस है, शॉर्टकट एलबी लिखेंगे तो पूरे केमिस्ट्री में ही चलते रहेंगे ये टर्म, है ना। तो इनको इतनी बार कौन लिखे, शॉर्टकट्स धीरे धीरे समझते रहो। ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड, जब भी ये दोनों मिलेंगे तो ये इसको देगा, इसके पास क्या होगा, कोई खाली ऑर्बिटल होगा उसमें दे देगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक ही एटम देता है, तो मैंने आपको पहले बताया है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उसे। तो इसका मतलब लुईस एसिड की तरफ एरो दिखा दो लुईस बेस से। और ये जो चीज बन जाती है इसे हम कहते हैं लुईस एसिड बेस एडक्ट, एडक्ट सिंपली कहते हैं, ठीक। ये जो चीज बनती है रिएक्शन से, इसको हम लुईस एसिड बेस एडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक। तो अब जरा देखो इन एग्जाम्पल्स को, हम इसके एग्जाम्पल्स को दिखाते हैं कैसे बनाओगे आप, ठीक। देखो समझो, जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, जैसे हम बात करें BeF2 की, ठीक है। तो BeF2 क्या है, तो सिंपल है, देखो बेरिलियम है, 1s2, वैलेंस शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस चार्ज जो है फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। 1s2 2s2 होता है, और 2p 0 है।
अब बेरिलियम को हम क्या कहते हैं, इसकी एक्साइटेड स्टेट दिखाते हैं। फर्स्ट इसकी तो एक ही एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, क्योंकि 2s में एक ही बार एक्साइट करा सकते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये जो 2 फ्लोरीन है इसके साथ, तो यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसलिए कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो देखो बेरिलियम के ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, और फ्लोरीन के कितने 1 2 3 4 5 6 7 होते। तो इसने एक शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और बेरिलियम के पास देखो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से तो ये बन गया है। तो यहाँ पर कोवैलेंसी 2 दिख रही, 2 बॉन्ड बना लिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बेरिलियम कितने हो गए, 2 उसके पास थे, 2 फ्लोरीन से शेयरिंग कर ली, 4 हो गए। इसका मतलब इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, हमने शुरू में बताया, फिर से बता दे रहे हैं नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं उनको हमने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या हो गई, जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो वो क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। इसलिए, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, लुईस एसिड। तो दीज आर लुईस एसिड। तो जितने के ये सब हैं, ये सब क्या होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं। तो जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली दिख ही रहे, पी में अभी देखो 2 पी खाली है, तो इसलिए ये क्या होगा, ऐसे लुईस एसिड काम करेगा। तो देखो कैसे बनेगा, इसलिए हेंस अब समझना कि BeF2 था, ध्यान से देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे बेरिलियम पर, 4। ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑर्बिटल खाली है। कितने खाली हैं, 2 पी ऑर्बिटल। तो देखना, एक कहीं से फ्लोरीन नेगेटिव दे दो, फ्लोराइड आयन, ये क्या है, लुईस बेस है। इस नेगेटिव का मतलब लोन पेयर समझो, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, ठीक। एक अपना इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव में, एक किसी और का ले आते हैं, तो नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी लोन पेयर होता है, ध्यान रखिए, ठीक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम पे भी 4 है, और पी ऑर्बिटल कितने हैं, 2 एम्प्टी इसके पास पी ऑर्बिटल्स है। ये क्या है, लुईस एसिड है एक। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, उस खाली ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, BF3 बन जाएगा नेगेटिव, है ना। एडक्ट कैसे बन गया, देखो ऐसे हुआ कि Be पर 2 फ्लोरीन तो पहले ही जुड़ चुके थे, है ना, और एक फ्लोरीन आया और उसने नेगेटिव में लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर को हमने ऐसे लिख दिया, यही तो हुआ, ठीक है। तो एक लोन पेयर इसने दे दिया, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बेरिलियम नाउ कितने हो गए, ध्यान से देखो, 4 पहले थे, 4 तो पहले ही हो चुके थे, और 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए इस लुईस बेस से, तो इसका मतलब कितने हो गए, 6। ओहो, अभी भी क्या है, स्टिल अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, स्टिल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। इसका ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये अभी भी क्या है, लुईस एसिड है, अभी भी। तो अभी भी ये क्या चाहता है, फिर से यार भाई, 2 पी ऑर्बिटल थे, एक पी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर मिल गया, तो अब ये क्या हो गया, कितने बचे, 1 एम्प्टी पी ऑर्बिटल। अभी इसमें एक पी ऑर्बिटल और खाली बचा होगा, है ना। अभी इसमें एक अनपेयर्ड, एक खाली पी ऑर्बिटल बचा है, इसलिए देखना, ये BeF3 1 नेगेटिव, अगर इसको फिर से फ्लोराइड मिल जाए लोन पेयर से, तो फिर से ले लेगा, और क्या बन जाएगा, BeF4 2 नेगेटिव। अब देखो जरा क्या हो चुका था, कि भाई 2 तो बन ही चुके थे, है ना, 2 तो ये फ्लोरीन पहले ही हम जोड़ चुके थे, एक ने अभी ये भी दे दिया था कोऑर्डिनेट, तो एक जो आया वो और दे देगा कोऑर्डिनेट से इसको, है। तो ये बन जाएगी स्पीशीज। अब देखो
टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन बेरिलियम कितने हो गए? 6 हो चुके थे, 2 और मिल गए 8, यानी अब क्या हो गया इसका? कंप्लीट ऑक्टेट। और अब इसके पास देखो डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो ये और ले नहीं सकता। तो इस तरीके से एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, तो लुईस बेस से भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ये वाला एग्जाम्पल सबको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले एक बार। ये सब समझ में आया? हम्म, ये समझ में आ गया हो तो फिर आगे बात करें। ठीक है। फ्लोराइड पहले से ही कहीं निगेटिव है बेटा जी, पहले से ही बना बनाया फ्लोराइड ले रहे हैं यहाँ पे, इसलिए उसमें निगेटिव पहले वो कहीं से टूट के बना है, किसी से HF से बना है मान लो, वो पहले से बना हुआ है। ठीक है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल ये बताया, अब एक और बताएंगे तो जो बचा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे अब देखना ध्यान से, फास्फोरस का मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या 15 एटॉमिक नंबर 15, नियॉन 3s2 3p3 और 3d अभी कितना है 0। इसका मतलब 3s को दिखा दो, 3p को दिखा दो, 3d को दिखा दो। ये इसकी ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए कोवेलेंसी कितनी हो सकती है यहाँ पे? 3 हो सकती है। तो इसलिए देखो फास्फोरस PCl3 भी बना लेता है, PH3 भी बना लेता है, PH5 सॉरी PF3 ये सब बना लेता है। तो यहाँ सब में कितना है? 3 ही तो है कोवेलेंसी। जैसे फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 है ना, ये आपके आ गए क्लोरीन। क्लोरीन के कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। ये तो देखो, ये इसने एक शेयरिंग कर ली, इसने शेयरिंग कर ली, ताकि इनके ऑक्टेट पूरे हो जाए। लेकिन फास्फोरस के पास कितने हो गए? फास्फोरस के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचा इधर, Cl ने देखो एक एक की शेयरिंग करी है, बाकी उसके बचे हुए हैं। ये ध्यान रखना, बाकी उसके क्या है? बच गए हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस कितने हो गए? अब 5 थे, 3 की शेयरिंग कर ली, 8, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चंस में आपसे पूछते हैं बताओ लोन पेयर कितने? तो देखो नाउ हेयर क्या पे है, देखना ध्यान से। लोन पेयर ऑन फास्फोरस कितने बचे हैं? एक ही तो है। लेकिन अगर टोटल लोन पेयर कभी पूछ ले, टोटल लोन पेयर इन PCl3 में, पूरे कंपाउंड में टोटल लोन पेयर पूछ ले, तो बेटा जी फास्फोरस के भी गिनना, क्लोरीन के भी गिनना। तो एक तो कहाँ है? ऑन फास्फोरस। और हर क्लोरीन पे कितने हैं? 3 है, तो 3 3 3 9 यहाँ होगा। हर क्लोरीन पे कितने लोन पेयर हैं? 6 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं हर क्लोरीन पे, 3 3 लोन पेयर बाकी, तो 9 है। ये किस पे? ऑन क्लोरीन। तो टोटल कितने हो गए? 10 लोन पेयर हो जाएंगे आपके PCl3 में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना, ध्यान से। अब जरा आगे समझो, यहाँ देखो, ये फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट हमने बनाई है। अभी फास्फोरस पे क्या है? 3s में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट कर जाएगा D में। तो अब देखो क्या होगा। अब फास्फोरस की हम बनाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ये फास्फोरस की बना लो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से देखो, अभी इसको हाइब्रिडाइजेशन से भी हम आपको दिखाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जंप करके कहाँ गया? यहाँ आ गया। अब अनपेयर्ड कितने हो गए? 5। तो कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 5, है ना। तो एग्जाम्पल जैसे जैसे PCl5 तो जानते ही हो आप। तो PCl5 में क्या है हमारा? देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 5, और इधर 5 क्लोरीन आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 सबके दिखा दो।
तो देखो ये हो गया, एक एक की शेयरिंग कर ली। क्लोरीन के तो ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन फास्फोरस के ऑक्टेट से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो फास्फोरस के टोटल कितने हो गए, ये हो गई स्ट्रक्चर इस तरीके से। देखो कैसे बना रहे हैं। ये बन गया देखो इस तरीके से। 5 बॉन्ड दिख भी रहे हैं। हर क्लोरीन पे कितने बाकी हैं, 3 3 लोन पेयर बाकी हैं। फास्फोरस पे तो कोई लोन पेयर बचा नहीं है ना। तो टोटल लोन पेयर ऑन फास्फोरस कितने हैं, 0। और टोटल लोन पेयर इन पूरे PCl5 को अगर हम देखें तो कितने, हर फास्फोरस पे तो कोई है नहीं, क्लोरीन पे 3 है, तो 3 5 15 लोन पेयर हो गए, है ना। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस कितने होगा, 5 थे। 5 क्लोरीन से शेयरिंग कर ली तो कितने होगा, 10। कहने का मतलब अर्थात दैट इज मोर देन ऑक्टेट। तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें रखे जा सकते हैं, इन बातों से रिजल्ट निकल रहा है, जिनमें ऑर्बिटल खाली है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाऊंगा, उसको समझना नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से समझो क्या कहने जा रहा हूं। अभी हमने कहा था देखो कि अगर ऑर्बिटल खाली हो तो लुईस बेस उसमें आके क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो हमें तो फास्फोरस पे बहुत सारे ऑर्बिटल खाली दिख रहे हैं। देखो ये 4d और ये 3s 3p और 3d में भी 4 ऑर्बिटल खाली, तो अभी तो बहुत सारे ले सकता है ये। तो देखना, ये जो PCl5 बन गया है इसमें 4d ऑर्बिटल खाली है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इन अबव PCl5 में 4d ऑर्बिटल्स क्या है, खाली है। इसलिए कैन ले सकता है, कैन टेक लोन पेयर्स, कहां से, फ्रॉम लुईस बेस से। तो देखना जरा, जैसे PCl5 है, ध्यान से देखो, इसने एक फ्लोराइड कहीं से पड़ा हुआ है, उसके पास लोन पेयर है कि लाओ भाई दे दो, और हम क्या बना लें, पी सी, एक मिनट, फ्लोराइड की जगह क्लोराइड लिख लो, है बन उससे भी जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा स्टेबल जिससे बने उससे बना रहा हूं, बनता उससे भी है, क्लोराइड ही लिख देते। तो ये क्या बन जाएगा, PCl6 1 नेगेटिव। तो ये इसमें यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो गई होगी भाई, 5 बॉन्ड तो पहले ही थे नॉर्मल उसके पास, 5 तो हम पहले ही बना चुके हैं, वो क्या थे, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक कौन सा आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, एक उसके पास कौन सा आ गया, कोऑर्डिनेट। और मैंने उस दिन एक बात कही थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है बेटा जी, वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। एक बार कंपाउंड बन जाए तो आप बता नहीं सकते उसमें कौन सा कोवेलेंट है कौन सा कोऑर्डिनेट है ना। तो देखो, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 तो पहले ही हो गए, तो 2 और मिल गए 12। एक डी ऑर्बिटल और खर्च हो गया। नाउ एम्प्टी डी ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ, खाली कितने बचे, एम्प्टी डी ऑर्बिटल भाई, 4 में एक ने तो लोन पेयर ले लिया, अब 3 बचे। अब आप सोचें कि नहीं सर ऐसा करो, अभी तो 3 खाली है, अब आप सर एक बार और दे दो इसे, एक और क्लोरीन को दे दो, और क्या बना लो, PCl7, क्या दिक्कत है, बन सकता है। ऐसे ही सर अभी भी खाली है, और दे दो भाई, 3 खाली है, 3 बार और ले लो, तो PL8 3 माइनस है, एक यहाँ से एक यहाँ से, फिर Cl1 ले लो, तो PCl9 तक बन जाना चाहिए। ये हम सोच रहे हैं कि जब लुईस बेस दे ही सकता है खाली ऑर्बिटल में, टोटल 3 खाली, 4 खाली थे, 4 में एक मिला, PCl6 बना, 3 रह गए तो 3 बार और Cl ले लेगा, तो PCl9 तक पहुंच जाएगा। बट खाली ऑर्बिटल होने का ये मतलब नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लिया जाए, बट PCl7 2 नेगेटिव, PCl8 3 नेगेटिव, PCl9 4 नेगेटिव डोंट एग्जिस्ट।
ये दोनों दुनिया में नहीं पाए जाते। अब यहाँ नई टेंशन यार, अरे जब खाली ऑर्बिटल थे वो ले सकता था तो PCl8, PCl9, PCl7 बनना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं बनना है? तो इसका रीजन क्या, देखो अब समझो। इसका रीजन है ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्राउडिंग का मतलब क्या है समझना, आप ध्यान से देखो। जैसे ये फास्फोरस है, ध्यान से देखो, अब चारों तरफ 1 2 3 4 5 क्लोरीन लग गई, ये PCl5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 भी लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, PCl6-। लेकिन अगर तुम 7 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सब बहुत पास पास आ जाएंगे, ये क्लोरीन, सारे क्लोरीन क्या आ जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे। और जब बहुत पास पास आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग हो जाएगी, रिपल्शन होने लगेगी। उसी को हम कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा। और जब स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक रिपल्शन होने लगेगा, तो इसलिए ये सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और जब ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा तो फिर इसीलिए ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोंट एग्जिस्ट। तो देख लो एक बार, तो ये समझ में आ गया होगा। देखो, तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि PCl5, जैसे PCl6 लिखे 1 नेगेटिव, PCl7 2 नेगेटिव, PCl8 3 नेगेटिव, PCl9 4 नेगेटिव। तो इधर से इधर क्या हो रहा है, इसका मतलब इधर से इधर नंबर ऑफ क्लोरीन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीजेस। इसलिए क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग, भीड़ भाड़ बढ़ेगी। क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्शन भी कहते हैं इसे, बढ़ेगा। और इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी वो जो है वो क्या होगी, घटेगी, तो वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इसलिए ये तो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, 6 तक तो फास्फोरस रख लेता है, लेकिन ये तीनों जो हैं डोंट एग्जिस्ट, ये तीनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब फास्फोरस अधिकतम कितने फ्लोरीन कितने एटम रख सकता है, 6 रख सकता है। आई बात समझे? अब यहीं पे देखो एक चीज और है, जो स्टेरिक क्राउडिंग है, 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ साइड आइटम्स कितने, और दूसरी बात साइड आइटम का साइज कितना है, साइज ऑफ साइड आइटम। जितने ज्यादा आइटम हो और जितने बड़े आइटम होंगे, रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, स्टेरिक क्राउडिंग उतनी ज्यादा होगी, और कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो अब यही चीज और समझना है, जरा देखो। अब जैसे हम बात करें PF6 1 नेगेटिव, PCl6 1 नेगेटिव, PBr6 1 नेगेटिव, Pi6 1 नेगेटिव। फास्फोरस 6 तो रख ही सकता है, अभी हम कह रहे हैं। लेकिन जरा देखो यहाँ ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, नंबर तो सेम है आपकी साइड आइटम का, इसलिए पहला वाला पॉइंट तो नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा साइड आइटम का साइज। तो यहाँ क्या हो रहा है, साइज ऑफ साइड आइटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजेस। इसलिए हमारा क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, इसलिए जो स्टेबिलिटी है
खाली स्टेबिलिटी बोल देते हैं, वैसे पूरा टर्म होता है थर्मल स्टेबिलिटी, वो क्या होगी, डिक्रीजेस। तो देखो इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, इसीलिए देखो हेंस कि जो PF6 1 नेगेटिव एंड PCl6 1 नेगेटिव, ये दोनों तो दुनिया में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन के साइज इतने बड़े हो जाते हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, डोंट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब साइज भी डिपेंड करता है। अब देखो फास्फोरस साथ तो नहीं रखेगा, इवन फ्लोरीन हो तो भी साथ नहीं रखता, 7 वाला तो कोई नहीं होता फास्फोरस में। तो इसी को हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, या इसी कहते हैं सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी, सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। तो जिनके पास d ऑर्बिटल है वो अपनी वैलेंस स्टेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये बात हमने निकाल ली यहाँ रिजल्ट, ठीक। तो देखो जरा ध्यान से, अब मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तरफ तो मैं लिख रहा हूं एलिमेंट्स और एक तरफ उनकी कोवेलेंसी क्या क्या शो कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में लिख दे रहा हूं। देखो बेरिलियम की नॉर्मल कोवेलेंसी 2 होती है, बाकी हमने 3 और 4 भी देखी, लास्ट वाली जो होगी वो मैक्सिमम होगी, जाहिर सी बात। सर्किल्ड वाली कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। और जिनके नीचे ऐसा बना दे रहे हैं ये इनकी नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक, नॉर्मल कोवेलेंसी बेरिलियम की इतनी होती है। दूसरा देखो बोरॉन की नॉर्मली तो 3 है, लेकिन इसके अलावा ये 4 भी शो करता है, 4 से ज्यादा नहीं। एल्यूमिनियम देखो बोरॉन ही ग्रुप का है, लेकिन उसके नीचे है, जो नीचे होगा वो और ज्यादा शो कर सकेगा क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल होगी। तो देखो एल्यूमिनियम की नॉर्मल तो 3 होगी, लेकिन ये 4 भी कर देता है, 5 भी कर देता है, इवन 6 तक मैक्सिमम होती है, 6 तक इसकी मैक्सिमम है। फिर देखो कार्बन, कार्बन की तो नॉर्मल 4 ही होती है और 4 ही मैक्सिमम है आपके लेवल पर। हालांकि आज की डेट में कार्बन के 8 तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कवर हो गए, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप यही कहेंगे कि कार्बन की जो है मैक्सिमम वैलेंसी 4 ही रखिएगा, आपके लेवल पर यही ठीक है। देखो यहाँ लिखे दे रहा हूं, फॉर जेई और नीट लेवल, है ना, कार्बन का जो मैक्सिमम वैलेंस स्टेट है वो कितना, 4। हालांकि आपके लिए बता रहे हैं अलग से, although more than 4 are known now। अब नोन हो गई हैं 4 से ज्यादा भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है, बट वो उसे हम क्या कहते हैं, बट दैट इज कॉल्ड, ये सब एक्स्ट्रा है, बट दैट इज कॉल्ड हाइपर वैलेंसी, हाइपर वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। तो 4 ही टिक करना, होती तो उससे ज्यादा वाले भी हैं, एग्जाम्पल लो मैं 1-2 लिख दे रहा हूं आपके लिए अलग से। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे Al2, अभी ये कंपाउंड आगे पढ़ भी लेंगे, Cl6, यहाँ पे कार्बन की जो हाइपर वैलेंसी होगी, हाइपर वैलेंसी वो कितनी है, 5। जैसे एक एग्जाम्पल देखो ये भी नोन है, CH5 पॉजिटिव, है ना, इवन देखो CH6 2 पॉजिटिव, ये भी नोन है दुनिया में।
लेकिन ये सब आपके एब नॉर्मल कंपाउंड है, नॉर्मल कंपाउंड नहीं है ये, तो इसलिए जनरली हम इनको इधर इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए जनरली इनको हम क्या कहते हैं, ये सब एक्स्ट्रा की कैटेगरी में रखो आप। नॉर्मल तो आप इनको 4 ही कहना, 8 तक नोन है, हमने तो 1-2 बता दिए। चलो, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नॉर्मली 4 6 भी हो सकता है, मैक्सिमम 6 तक होता है। फिर नाइट्रोजन 3 और 4, और दोनों ही इसके कॉमन है, कॉमन 3 है, 4 तक मैक्सिमम है। अमोनियम आयन में 4 होता है। फिर देखो फास्फोरस के तो अभी हम दिखा चुके, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 तक मैक्सिमम है। कॉमन इसकी 3 है, 3 और 5 दोनों ही कॉमन है इसकी। फास्फोरस की 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3, लेकिन 5 वाले कंपाउंड भी इसके बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर फ्लोरीन की हमेशा 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 3 5 7, 1 कॉमन, 7 मैक्सिमम, बट फॉर आयोडीन 8 तक भी नोन है। पर कल मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, IF8 1 नेगेटिव, I8 भी हमने बनाया था, तो ये भी हो सकता है। मान लो आयोडीन के लिए 7 और 8 दोनों ऑप्शन दिए हो, तो 8 टिक करना। 7 8 दिया ही नहीं है, 7 ही तक मैक्सिमम पूछ रहा, तो 7 ही देना। इतनी बात समझ में आई, कुछ नहीं आई? बताओ भाई। समझ में आया इतना? तो ये तुम्हारा है सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। ठीक, कितने की तुम्हें जरूरत है, इसीलिए मैंने उतने ही बता दिए। ये निकालोगे कैसे, वही एक्साइट कर करके निकाल लो, निकल आएगा। सल्फर की नहीं लिखी लग रहा मैंने, ऑक्सीजन सल्फर छूट गए। 10 पे ऑक्सीजन यहाँ लिख दे रहे। ऑक्सीजन की तो नॉर्मली 2 ही होती है, लेकिन 3 भी हो सकती है। नॉर्मल 2 है, 3 भी हो सकती है। हाइड्रोनियम आयन होता है ना 3 वाला, ये H3O पॉजिटिव। और ओजोन भी है, ओजोन में भी 3 होती है, बीच वाली ऑक्सीजन की। सल्फर जो है इसकी 2 4 6 तक होती है, 2 कॉमन है, 6 तक मैक्सिमम है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हुआ। कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती, कैसे निकालेंगे ऑर्बिटल को एक्साइट करके, और इसको। ठीक है, अब हम बात अपनी फिर से हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। इनको एक बार बना के दिखाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनते कैसे हैं। ठीक है, ऑर्बिटल पिक्चर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद अगला लेक्चर जब इसके बाद होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया होगा। उसमें मैं देखो आपको sp4 sp2.3 ये वाले हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊंगा कैसे होते हैं। तो देखो ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे अब जरा हम एक एक करके। ठीक, पहले अब ये सारे हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ कोई नोट्स तो बनाने नहीं, जो थेरेटिकल जो हम ये लिखे कि एक एस ऑर्बिटल एक पी मिलते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। पहले मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन किस लिए दिया गया था, हाइब्रिडाइजेशन इसलिए दिया गया था कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, स्पेशली स्ट्रक्चर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन वाज गिवन काय के लिए, टू एक्सप्लेन, है ना, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ,
और क्या नाम है, शेप, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वर्ड लिख लो, शेप को भी रहने दो। बट याद रखना नोट करके कि हाइब्रिडाइजेशन किसी की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है, फिक्स नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन डोंट फिक्स द स्ट्रक्चर, ये हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर को फिक्स नहीं करता। कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये सब। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन इज टेट्राहेड्रल है, मीथेन क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक। क्यों है, कोई पूछे वाई, और ऑप्शन दे दे आपको, कहे क्या ऑप्शन दे दे, ड्यू टू कहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक ऑप्शन। एक ऑप्शन दे दे ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एक ऑप्शन दे दे ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और एक ऑप्शन दे दे इट इज स्टेबल इन दिस फॉर्म। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन से किसी की स्ट्रक्चर नहीं होती है, इसलिए ये मत कहना कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के काम में आता है, तो हाइपोथेटिकल चीज है। स्ट्रक्चर रियल होती है और हाइब्रिडाइजेशन हाइपोथेटिकल है, ध्यान रखो, ठीक है, ये ध्यान रखिए हमेशा। क्या स्ट्रक्चर इज रियल बट हाइब्रिडाइजेशन इज नॉन रियल। तो नॉन रियल चीज रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, वो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जा सकती है। ये आप नहीं कह सकते कि किसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल ही होगा, ये कोई मतलब नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस ज्योमेट्री को यूज कर लेते हैं उसको, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हाइब्रिडाइजेशन उस ज्योमेट्री को फिक्स करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतनी बात समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आया हुआ है ये। पहले AIEEE होता था ना, उसका आया हुआ क्वेश्चन है ये। इतने में किसी को दिक्कत, डाउट बताओ, ठीक है। चलो अब एक एक करके बात करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसको हम ऐसे बनाएंगे, डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखेंगे। एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलेगा, जितने ऑर्बिटल मिलते हैं दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे। भाई दो मिल रहे हैं, दो नए बनेंगे, जितने मिलते हैं उतने ही बनते हैं। दो मिक्स हो रहे हैं, दो बनेंगे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो ये है, और एक देखो ऐसे लिख दे रहे हैं ऐसे। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की क्या होती है, खुद की ज्योमेट्री फिक्स होती है, ये बात सही है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री फिक्स होती है, इनके बीच एंगल फिक्स होंगे, है ना, इनके बीच एंगल फिक्स होते हैं। तो जैसे देखो एग्जाम्पल हम देखें कैसे, BeCl2 या BeF2 को ले लेते हैं। अब समझना ध्यान से। तो बेरिलियम हमारा अभी हमने क्या बनाया था, 1s2 और 2s में 2 ग्राउंड स्टेट। अब ऊपर वाली बात भी यहाँ आ जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगा। इसको कहाँ बना दो, एक्साइटेड स्टेट में। तो 1s2 2s और एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के यहाँ ले आइए। तो अब देखो दो ऑर्बिटल अलग अलग हैं। अब इन दोनों ऑर्बिटल्स को हमें क्या करना है, सेम एनर्जी का बनाना है। तो ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी का बनाने की ही प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मिक्सिंग को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। एक इसका मिला दिया, दूसरा हमने किसका मिला दिया, इसका मिला दिया, और इस तरीके से हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक। तो ये क्या बन गया देखो, 1s2, ये पिंक, ये जो कलर से शो किया है पर्पल, तो ये क्या हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है, एक s का एक p का। तो ये दो ऑर्बिटल अब एक जैसे लिख दो अलग, और ये दो बच रहे हैं, तो ये तो कहलाएंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये दो p ऑर्बिटल बचे, 2p ऑर्बिटल्स, जो कैसे हैं, अनहाइब्रिड है, एक, ठीक। ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2p मतलब सेकंड पीरियड है, लेकिन है भी दो, TWO वाला भी 2 है। अब देखो, अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ध्यान से देखो। अब जरा इधर देखो, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन होता है 1s2 2s2
2p5, तो इसको हम ऐसे बना दे, देखो बस 2p को दिखा रहा है। तो 2p में देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है इस ऑर्बिटल में, तो 2 फ्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पे देखो, और दोनों फ्लोरीन का ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, ठीक। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब ये दोनों ही बस क्या कर लेंगे, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, BeF2 बन जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख दो कि BeF2 यानी क्या हो गया, देखो 1s2 था, ध्यान से देखना, ये 2 अनहाइब्रिड थे, ये हमारे क्या थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एक इलेक्ट्रॉन ये किसका था, ये इलेक्ट्रॉन था हमारा उसका, बेरिलियम का। और ऐसा करो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को इससे शो करो, है ना, ये किसका है, ऐसे समझने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। मिक्सिंग के बाद आप ये नहीं बता पाओगे किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ समझने के लिए लिख दिया आपके, कि आपको समझ में आ जाए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। अब इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका ये, और दोनों में कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये 2 उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। अब फ्लोरीन का ऑर्बिटल कौन सा था, 2p, देखो यही तो था फ्लोरीन का। और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप। तो 2 फ्लोरीन, देखो एक फ्लोरीन इधर से आ गई, एक फ्लोरीन इधर से आ गई, ये अपना डम्बल ऑर्बिटल लाके ओवरलैपिंग करेगी। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हम पहले बता चुके, हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ये यहाँ जुड़ गया, तो इसका मतलब देखो क्या बन गया, बेरिलियम ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, है ना। ये बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बने, इसलिए सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब देखो एंगल कितना होगा यहाँ स्ट्रक्चर में, 180 दिख ही रहा है। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, लीनियर। कैसा हो गया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होता है। इतना समझ में आया सबको, एक मैंने बताया, इसे सारे बताऊंगा, फिर आपको कुछ और बातें भी इसमें साथ साथ बताऊंगा, अभी बहुत कुछ और बताना है। इतने में कोई डाउट किसी को तो बताओ। इतना समझ में आया सबके, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। चलो ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें। तो sp2 sp3 अब मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं 1 मिनट आपको अनम्यूट करता